जब मेरे तायाजाद जाहिद पुलिस के महकमे में इंस्पेक्टर हो गए तो बुजुर्गों में हमारी शादी की बात चली। अम्मी और ताई में अनबन थी, मगर मर्दों ने घर की औरतों के इस उलझाव को पसे पुष्ट डाल दिया और दादा के हतमी फैसले के बाद मेरी शादी जाहिद से हो गई। हम दोनों ही इस बंधन से खुश थे। कभी कभी छेड़ने को कह देती कि तुम पुलिस वालों से खुदा बचाए, तुम्हारी दोस्ती अच्छी और न दुश्मनी अच्छी। इस पर जाहिद जवाब देते, क्या तुमको पुलिस वाला लगता हूं? देखो तो कितना सीधा सादा हूं मैं। हाँ, तुम सीधे तो हो मगर जलेबी की तरह। मैं हंस पड़ती। ठीक कहती हो, हम कितने भी सीधे क्यों ना हों, हमारी नजरें दूर से मुजरम को पहचान लेती हैं। वाकई जाहिद ने सच कहा था। इसका सबूत तब मिला जब उन्होंने अपने मोहल्ले की एक मस्कीन सी औरत अम्मा जुबैदा को कत्ल के जुर्म में धर लिया। अम्मा जुबैदा एक अधेड़ उम्र और हलीमुल तिबा औरत थी। उसका काम जच्चा बच्चा की खिदमत और नाजायदा बच्चों को नहलाना धुलाना था। तभी वो सारे मोहल्ले की जानी पहचानी अम्मा कहलाती थी। उसकी अच्छी आदत की वजह से सभी उसकी इज्जत करते थे। कुछ दिनों से रिमशा के घर में बेचैनी पाई जा रही थी। रिमशा हमारे पड़ोस में रहती थी। मेरी उसके साथ अच्छी दोस्ती थी। वो शुरू दिन से मुझको भली लगती। हर वक्त कली की तरह शगुफ्ता और फूल की मानद खिली खिली नजर आती। मुझे खबर थी कि वो सामने वाले प्रॉपर्टी डीलर सुभान साहब के नौजवान लड़के जीशान के इश्क में गिरफ्तार है। उन दिनों मेरी नई शादी हुई थी। यूं जाहिद के साथ नए शहर और नए मोहल्ले में रहना पड़ा, जबकि बाकी सब घर वाले लाहौर में थे। जाहिद सुबह ड्यूटी पर चले जाते, तब मैं अकेली रह जाती। कुंबे में रहने की आदी थी, तन्हाई काटने को दौड़ती। तभी रिमशा का आना मेरे लिए किसी नेमत से कम न था। वो बहुत बातूनी थी। जब आती किस्से कहानियों का पिटारा खोल देती, मगर उसका ज्यादातर मौजू जीशान होता। हर बात को घुमा फिराकर वो उसी के तज़किरे पर ख़त्म करती थी। उसका अंदाज़े बयान दिलचस्प था, सो मैं भी उसकी दिली वारदातें मज़े ले लेकर सुना करती। समझाती भी थी कि नादान होश के नाखन ले, कहीं ये इश्क तेरी जान ही ना ले ले। ये मर्ज लाइलाज छुपता नहीं। फिर बात खुली, गली गली आम हुई। खुशबू उड़ी तो फैलती ही चली गई। गैरों को पहले खबर हुई, अपनों को बाद में पता चला। बिलाखिर उसके घर वालों को भी सुनगुन हो गई। माँ और बहन समझाने लगीं, मगर इश्क का दरिया मुंहजोर, वो उसमें बहती ही चली गई। माँ की रोक टोक से दबे हुए तूफान ने और शिद्दत इख्तियार कर ली और चोरी छुपे रातों को भी उसकी मुलाकातें जीशान से होने लगी। मुझसे बेतकल्लुफ थी। शायद कि मैं ही वाहिद हस्ती थी कि जिस पर वो कामिल भरोसा करती थी। अब वो हर मुलाकात का हाल मुझको बताती और मैं हर बार उसको कहती, नादान बाज आ जाओ, जिस रास्ते चल रही हो आगे कोई चमन नहीं, गड्ढे और खाइयां हैं। देखो इसका नतीजा अच्छा ना होगा, जरा थम कर चलो। तो क्या थम थम कर चलने से गड्ढे और खाइयां चमन और गुलजार हो जाएंगे? तब मैं सर पकड़ कर कहती, अच्छा बाबा जा, अपना सर खा। कल कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मेरे पास मत आना और मुझसे कुछ ना कहना। हरगिज ना आऊंगी और ना आप जनाब से कुछ कहूंगी, ये मेरा वादा रहा। जब रिमशा के वालिद और भाइयों को सुनगुन हुई तो उन्होंने सख्ती से बाज पुरस की। फिर तो ये मामला इतना बढ़ा कि रिमशा पर सख्ती की बाजगश्त हमारे घर तक आने लगी और उसकी मार कुटाई और आहजारी से मेरा सुकून तहोबाला हो गया। अब उसने मेरे घर आना तर्क कर दिया। सोचती थी न जाने कब ये झगड़ा खत्म होगा और इस कहानी का क्या अंजाम होगा। अब मैं रिमशा की खैरियत दरियाफ्त न कर सकती थी, उस पर पाबंदियां लग गई थीं। इस कहानी का आफियत भरा हल तो यही था कि रिमशा और जीशान के बुजुर्ग होश से काम लेते और दोनों को एक बंधन में पाबंद कर देते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से वालेहाना लगाव रखते थे। जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन यहां मामला ऐसा ना था, क्योंकि ना तो रिमशा के घर वाले जीशान को पसंद करते थे और ना जीशान के घर वाले रिमशा को अच्छा जानते थे। रिमशा उन दिनों सख्त मायूसी और अफसुर्दगी का शिकार थी, लेकिन वो ज़हनी तौर पर बेहद तवाना लड़की थी। ऐसी न थी कि मोहब्बत में नाकामी की वजह से खुदकुशी कर लेती। वो कहती थी कि ज़ीशान ना भी मिला तो मैं हरगिज़ जीना ना छोड़ूंगी, जिंदा रहकर उम्र भर उसकी याद में बिता दूंगी। अचानक पता चला कि रिमशा गायब हो गई है। मैं सन्नाटे में आ गई। सोचने लगी, ये तो मेरा तज्जिया था कि वो दीवानगी में भी फरजांगी का दामन न छोड़ेगी, कोई ऐसा कदम ना उठाएगी जिस पर लोग अपनी उंगली दांतों में दबा लें। ताहम मेरा तज्जिया गलत भी तो हो सकता था, क्योंकि वो थी तो एक नर्म और नाजुक कमसिन लड़की।
किसी भी वक्त जमीन उसके पांव के नीचे से निकल सकती थी। मुझे लगा कि वाकई जमीन उसके पांव तले से निकल गई है, क्योंकि वही गायब ना थी, सामने वाला लड़का जीशान भी गायब था। अब लोगों में चहमगोइयां बढ़ गईं और रिमशा के घर वालों की जुबान पर जो दास्तान थी वो भी खोखली लगने लगी। वो कहते कि खाला के यहाँ चंद दिन को रहने गई है। वो ना ही तो कहा कि वहां बुखार आया, रात को सोई तो सुबह को उठ ना सकी, वहां ही आबाई कब्रिस्तान में दफना दिया है। ये बनावटी तावील थी। लोगों का ख्याल था कि हकीकत कुछ और है। वो मुंह से नहीं कहते, मगर साफ जाहिर था कि उनकी लड़की घर वालों की इज्जत को खाक में मिलाकर भाग गई थी। उधर जीशान के माँ बाप को चुप लगी थी। वो दबी जुबान से भी कुछ नहीं कहते थे। कई दिनों से जीशान नजर नहीं आ रहा था। जब से रिमशा और जीशान गायब हुए थे, उस लड़की के घर पर भी सन्नाटा तारी था। झगड़े और रिमशा के रोने धोने की आवाजें भी बंद थीं। चंद ही रोज उसकी गुमशुदगी का मामला छुपा रहा, लेकिन बाद में हर किसी को इल्म हो गया कि वो घर से गायब हो गई है। मुझको उसके बारे में एक तरफ परेशानी थी तो दूसरी तरफ हैरत भी कि आखिर इसके वालिद और भाई बेटी की गुमशुदगी के बारे में पुलिस की तरफ रजू क्यों नहीं करते। लाख रिमशा के बारे फिक्र परेशानी सही, मुझको उसके चले जाने से सुकून भी महसूस हुआ कि चलो वो मार कुटाई की अजियत से तो बची, भला से अपनी मर्जी से शादी कर लेगी। उसकी बेकरारी और जुदाई की तड़प का जज्बा तो मिटेगा। अब दोनों कहीं सुख चैन से होंगे। उनके घर वालों को भी कुछ अरसे के बाद बिलाखिर करार आ ही जाएगा। रिमशा और जीशान की गुमशुदगी को 6 माह गुजरे थे कि मेरे यहाँ मुन्ने की पैदाइश हुई। कुछ दिन अस्पताल रहकर आई तो मेरी सास ने मुझको मशवरा दिया कि तुम मोहल्ले की किसी ऐसी गरीब औरत को बुलवा लो जो कुछ दिन तुम्हारे और मुन्ने की देखभाल कर ले। मैंने जहन पर जोर दिया। याद आया, हाँ, हमारे मोहल्ले में एक अम्मा जुबैदा तो है जिसको जच्चा और बच्चा के कामों के लिए लोग उजरत पर बुलाते रहते हैं। अगले रोज शाम को जब अम्मा जुबैदा मेरी मुलाजमा फरहत के साथ हमारे घर आई तो जाहिद सामने ही बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। उसको गौर से देखने लगे और चाय का कप हाथ में ही रह गया। अपने शौहर को इतने इन्हमाक से जुबैदा को देखते पाकर मैं हैरान हुई कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ये इस मामूली सी औरत का चेहरा पढ़ रही हैं। मैंने उनका कंधा पकड़कर हिलाया। क्या हुआ है, कहाँ हो? मुलाजमा जुबैदा को लेकर मेरे कमरे में चली गई, मगर जाहिद के जहन में शकूक की बासमूम भर गई। इस बात को भुलाकर के जाहिद अम्मा जुबैदा को देखकर क्यों इस तरह चौंके थे। मैंने उस खातून के साथ मामला तय कर लिया। क्योंकि सास ज़ईफ थीं, चंद दिनों को आई थीं और मैं काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी। अब वो रोज़ 11 बजे आ जाती और चंद घंटे रहती। मुन्ने के और मेरे कपड़े धो देती। मेरे नौज़ायदा बच्चे की रोज़ मालिश करना और उसको नहलाना भी उसी के ज़िम्मे था। एक दिन जाहिद घर पर थे कि अम्मा जुबैदा आ गई। मियाँ को बेटे के जन्म की मुबारकबाद देकर इनाम की तवक्को करने लगी और वो फिर से उसकी सूरत को गौर से देखने लगे। मैं हैरान थी कि बुढ़िया की सूरत में ऐसी क्या बात है कि एक टिक उसे देखे ही जाते हैं। तब ये ख्याल मेरे जहन में कूदा कि मेरे मियाँ पुलिस वाले हैं और जुबान खलक यही कहती है कि पुलिस वालों की तेज निगाहों से खुदा बचाए कि ये क़यामत की नज़र रखते हैं और मुजरिम को देख कर ही पहचान लेते हैं। तफ्तीश करना और शक व शुबा की निगाह से देखना तो इनकी तरबियत में शामिल था। जब जुबैदा अम्मा चली गई तो मैंने कहा, जाहिद, क्या हो गया है आपको? आप तो इस बेचारी की शक्ल को यूं तकते हैं जैसे किसी मुजरिम की टोह लगा रहे हों। वो तो बेचारी गरीब और मेहनत का शौहरत है, भला किसी जुर्म से इसका क्या वास्ता? कहने लगे, चंद दिन सब्र करो, तुम्हारे सवालात का जवाब मिल जाएगा। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कैसे क्यों कर इस मामले की टोह लगाई। छानबीन की तफ्तीश सरंजाम देते रहे और फिर अम्मा जुबैदा पर केस बन गया और जब जुर्म पाया सबूत को पहुंचा तो बात जाहिर हो गई। गरचे ये कत्ल उम्द न था, मगर जुबैदा का किया धरा जुर्म के जुमरे में तो आना ही था। इस जुर्म में रिमशा के घर वाले शामिल नहीं थे, वो तो कतई ला इल्म थे। रिमशा और जीशान खुद चलकर अम्मा जुबैदा की खिदमात हासिल करने गए थे। जीशान उसको उस अनाड़ी खातून के पास ले गया जिसने अपने अनाड़ीपन की वजह से कोई ऐसी मोहलिक दवा लड़की को दे दी कि उसकी जान चली गई। जीशान रात के अंधेरे में अम्मा के घर से दम तोड़ती रिमशा को गाड़ी में डालकर ले गया था। इसके बाद का नहीं पता कि उसने उसकी बेजान लाशे को कैसे और कहां दफन किया। ये सब उसने रिमशा और इसके घर वालों को बदनामी से बचाने के लिए किया था, क्योंकि बुजुर्ग इस नाजुक सूरत हाल को समझते हुए भी दोनों की शादी पर राजी ना थे।
असल मुजरम कौन था इसका फैसला ना हो सका, मगर कानूनी सजा की सूरत अम्मा जुबैदा को उसकी किए की सजा मिल गई। तो दोस्तों, ये थी घर से भागी लड़की की एक सच्ची कहानी जिसकी सजा उसे मौत की सूरत में मिली। इसलिए मेरी तमाम लड़कियों से गुजारिश है कि खुदारा कोई कदम ऐसा ना उठाएं कि जिसकी वजह से उसके माँ बाप, भाइयों और ख़ानदान वालों का सर झुके और वो कोई ऐसा फैसला करने पर मजबूर हो जाएं कि जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी का खात्मा हो जाए। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।